हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के जीके जीएस के कुछ 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम ये 25 क्वेश्चन देखेंगे, इनके बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे। तो अगर आप वीडियो में नए हो तो आप पूरा पहले वीडियो देख लो, उसके बाद डिसाइड करना कि क्या चीज़ करना है क्या नहीं करना है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना भाई, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो शेयर भी आप कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए, अब शिफ्ट भी लिखा हुआ है, ये किस शिफ्ट का पेपर है इसके बारे में भी जानकारी दी हुई है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2025 में त्रिशक्ति नारी नाविक अभियान समुद्र दक्षिणा कहाँ से रवाना किया गया। तो ये बेसिकली क्या चीज़ है कि जो हमारे देश होता है, मतलब हमारा जो कंट्री है, वहाँ की जो आर्म फोर्सेस है अपनी, नौसेना, थल सेना और वायु सेना, तो उसमें से जो कुछ चुनिंदा, कहना चाहिए महिला जो अधिकारी लोग, महिला अधिकारी जो सैनिक हैं या फिर आर्म फोर्स में हैं, तो उनमें से कुछ को चूज़ किया जाता है ताकि वो समुद्र प्रदक्षिणा, मतलब समुद्र की परिक्रमा कर सके, या फिर एक तरह से कहा जाए कि वो भारत से निकलेंगे और एक ग्लोब की तरह गोलाकार में यात्रा करके फिर से भारत में लौटेंगे। तो ये चीज़ें होती है इसमें। तो बेसिकली ये 7 अप्रैल को, ठीक है, 7 अप्रैल 2025 को ये कहाँ से रवाना हुई, तो ये हुई हमारी मुंबई से। ठीक है, मुंबई के जो कोलाबा कोलाबा के जो नौसेना जल यात्रा प्रशिक्षण केंद्र है, ये वहाँ से रवाना हुई। ठीक है, तो इसमें महिलाएं होती हैं जो कि कोई ज़्यादा बड़े ऐसा बोट वोट नहीं, मतलब ज़्यादा बड़ा शिप विप नहीं रहता, नॉर्मल सा जो पाल वाल वाले शिप रहते हैं उन्हें एक तरह से वो छोटे टाइप के शिप बोलते हैं। तो उसमें ये महिलाएं होती हैं और ये चक्कर लगाती। ठीक है, तो आप ध्यान रखोगे इसका कि जो 7 अप्रैल 2025 में ये हमारी जो महिलाएं हैं वो निकली थी। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हरमन कोलबे ने 1845 में अकार्बनिक पदार्थ से पहली बार कौन सा अम्ल बनाया था। तो हरमन कोलबे, सॉरी को, अरे यार बोलते भी नहीं बनता, कोलबे जो है वो उन्होंने बनाया था हमारा एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल ये विनेगर होता है सिरका। ठीक है, पहले पहले के टाइम में क्या लगता था सबको कि ये जो यौगिक हैं, ये अकार्बनिक पदार्थ जो हैं वो प्रकृति में ही होंगे, इसे बनाया नहीं जा सकता, ये जीव जंतु से ही प्राप्त होंगे हमें, ये चीज़ सोचते थे पहले। बट जो हरमन कोलब्ले थे, इन्होंने ये चीज़ को गलत साबित किया और सिट्रिक अम्ल बनाया था। ठीक है, ये सॉरी एसिटिक अम्ल बनाया था। ठीक है, इसे विनेगर नॉर्मल भाषा में कहते हैं अपन। अगर सिट्रिक अम्ल की बात करें तो सिट्रिक अम्ल आप खट्टे पदार्थ जैसे सॉरी खट्टे फल पदार्थ या फिर किसी भी चीज़ में, जैसे टमाटर हो गया या फिर खट्टे कोई फल हो गया, अंगूर वंगूर, तो उनमें सिट्रिक फल होता है। ठीक है, ये सिट्रिक अम्ल। सॉरी मैं जल्दबाजी में शायद कुछ भी बोल रहा हूँ, अब मैं थोड़ा ट्राई करूँगा कि धीरे बोलूँ। उसके बाद है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल आपने सुना होगा, बैटरी वैटरी में कोई एक लिक्विड डलता है, तो वो जो लिक्विड रहता है वही रहता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये थोड़ा ख़तरनाक टाइप का होता है, ये आपकी स्किन जला सकता है। ठीक है, तेजाबी टाइप का, एसिडिक बहुत ही। और उसके बाद ये फार्मिकम। फार्मिकम के बारे में आपने सुना होगा कि जो चींटियाँ वीटियाँ रहती है, जब वो काटती है, डंक मारती है, या कोई बिच्छू विच्छू, तो हमें बहुत दर्द होता है, तो वो जो जहर जो छोड़ती है अंदर हमारे, वही फार्मिक अम्ल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी 3। तो 3 में क्या बोला गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो अनुच्छेद 262 है क्या? नहीं, 262 जो है ये नदियों के बंटवारे को लेकर है। नदियों के बंटवारा मतलब अगर कोई नदी जो है दो स्टेट से होकर गुजर रही है, ठीक है, तो वो उसका एक स्टेट और दूसरा स्टेट उसका कितना कितना पानी ले सकता है या पानी का यूज़ कर सकता है, ये सारे जो नियम्स हैं, ये जो भी
लॉ हैं ये सारी इस चीज़ में आती है, किसमें 262 में। और 239 में जो है हमारा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति इन क्षेत्रों का शासन चलाने के लिए प्रशासक या उपराज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। मतलब जैसे कि ये आप जानते हो केंद्र शासित प्रदेश का मतलब ये है कि यहाँ पे मतलब जो शासन है उसमें वो खुद किया जाता है, वहीं की मतलब ऐसा कोई ज़्यादा सेंट्रलाइज चीज़ें मतलब बाहर की सेंट्रलाइज चीज़ें वहाँ काम नहीं करती है उतनी, वहीं की खुद की एक केंद्र सरकार होती है, ऐसा आप समझ सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश से। और उसके बाद है हमारा अनुच्छेद 1, ठीक है। तो इसका मैंने आंसर बता दिया आपको, ऑप्शन नंबर बी होगा 239, ठीक है। और उसके बाद है सी, अनुच्छेद 1 में आप जानते होंगे भारत के क्षेत्र व नाम के बारे में दिया गया है जानकारी इसमें। अनुच्छेद 7 में आप जानते होंगे कि नागरिकता से जुड़ा हुआ ये अनुच्छेद है, ठीक है। इस पर 1947 में जो लोग भारत छोड़ के पाकिस्तान गए लेकिन फिर से भारत आ गए, तो उनके बारे में उनको नागरिकता देने के बारे में सारी चीज़ें दी हुई है इसमें, ठीक है। इतना तो नॉर्मल है, ये चीज़ मैं एकदम आसान भाषा में बता रहा हूँ आपको। तो मैंने ये बता दिया अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 7 के बारे में, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें बोला है तने और मूलों कि किस क्षेत्र में स्पंजी मुलायम मृदुतक कोशिकाएं होती है। तो इस किस में होती है आप ये देखोगे तो ये होती है हमारा कॉर्टेक्स, ठीक है, वल्कुट, कॉर्टेक्स वल्कुट यानी बी ऑप्शन। ये कहाँ होता है, जैसे कि आप तना देखोगे, जड़ देखोगे, तो उसमें जो फर्स्ट लेयर होती है वो तो हार्ड होती है, लेकिन उसके जस्ट बाद वाली जो लेयर होती है वो सबसे सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो वही जो है कॉर्टेक्स है, वो लेयर ही क्या है, कॉर्टेक्स है। ये इनके बीच में थोड़ी सी जगह खाली होती है, आपने देखा होगा। तो ये जो जगह खाली होती है ये भोजन पानी मतलब जमा करने के लिए होती है। तो कॉर्टेक्स का आप समझ गए कि ये कौन सी चीज़ है। मतलब जैसे फर्स्ट लेयर के बाद दूसरी लेयर जो आती है वो कॉर्टेक्स होती है। ये जो पित्त है या मज्जा, हम पेड़ को देखते हैं तने को तो ये सीधा है, बट अगर हम ऊपर से देखें तो ये तना कुछ इस प्रकार है, ठीक है। तो तने के जो बीच वाला पार्ट है, जस्ट सेंटर वाला, ये वाला, ठीक है, तो इसी को कहते हैं मज्जा। और उसके बाद रंभ स्टेल की बात करें तो ये जो होता है आपने देखा होगा जड़ वर्ड के अंदर जो है मतलब पेड़ उसके सॉरी पेड़ के तने या जड़ के अंदर कोई नसें होती हैं जो कि अ, पेड़ को भोजन भोजन सप्लाई करने के काम आती है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो रंभ कहलाती है या स्टेल है, ठीक है। और ये मेटाजाइलम आपने सुना होगा जाइलम के बारे में कि जाइलम का कार्य जो होता है वो होता है जड़ से पानी या भोजन को पत्तियों तक पहुंचाना। तो वही है ये चीज़, ठीक है, अनुदारू या मेटाजाइलम। तो इसका आंसर हमारा पता चल गया आपको, वल्कुट या कॉर्टेक्स जो होता है वो सबसे मुलायम होता है कोशिका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। इंडिया है जस्टिस इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार किन दो राज्यों में उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की हिस्सेदारी सबसे अधिक यानी 33% है, ठीक है। तो यहाँ हमें बताना है कि किस राज्य में महिला जो न्यायाधीश हैं उनका जो उनकी जो संख्या है वो सबसे अधिक है। तो उत्तर प्रदेश, उड़ीसा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी केरला और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम और तेलंगाना। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। सिक्किम और तेलंगाना में जो है महिला न्यायाधीशों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है यानी 33% है, ठीक है। और बाकी स्टेट में इनसे कम है। और सबसे ज़्यादा है ये भारत में पहला, ये मतलब भारत के दो राज्य जो हैं इनमें सबसे ज़्यादा महिला न्यायाधीशों की हिस्सेदारी है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने के लिए सही चरण कौन सा है। डेस्कटॉप पे नया फोल्डर बनाने के लिए सही चरण खोलता है, पहला फाइल एक्सप्लोरर खोलो डेस्कटॉप, ये तो गलत हो गया ना, ठीक है। डेस्कटॉप क्यों खोलेंगे फिर से, डेस्कटॉप में जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू में जाओ और फोल्डर बनाओ। तो ये जो है ऑप्शन बी ये राइट आंसर लग रहा है और राइट ही होगा ये, बिल्कुल परफेक्ट पोज है ये। टास्क बार
राइट क्लिक ये भी गलत है, स्टार्ट सेटिंग न्यू ये भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक देख रहे हो और आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, ताकि ये वीडियो जो है थोड़ा पॉपुलर हो और आगे बहुत लोगों तक ही पहुँचे। और ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लो ताकि अगली बार जब कोई वीडियो बनाऊँ तो मैं आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम, ठीक है। तो 7 में क्या बोला है, अपराधियों के लिए दोष सिद्ध के साथ संबंध में संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो यहाँ जो है अनुच्छेद 21 दिया हुआ है, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 23। इसका जो आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 20, ठीक है। अब क्यों होगा ये मैं बताता हूँ, ठीक है। अनुच्छेद 20 जो कहता है वो इसमें 3 मुख्य नियम है, ठीक है। पहला ये है कि एक जुर्म की या एक सॉरी एक जुर्म या हाँ अपराध, यार नाम नहीं आ रहा था, अपराध या एक क्राइम की सिर्फ एक ही सज़ा हो सकती है। हाँ, अगर कोई बंदा क्या बोलते हैं चोरी किया तो उसे 6 महीने की सज़ा हो रही है, ठीक है। तो उसने 6 महीने की सज़ा काट ली, वो चोरी की करने के बाद 6 महीने की सज़ा काट ली। जैसे ही वो बाहर निकला उसको किसी थानेदार ने देख लिया, बोला साले तूने चोरी किया है, चल फिर से 6 महीने जा। ये नहीं हो सकता, ठीक है। उसको एक क्राइम की एक ही सज़ा मिलेगी। और उसमें जो मैंने बताया अनुच्छेद 20 में कुछ 3 मुख्य बातें हैं। उसमें से दूसरी चीज़ है कि क्या बोलते हैं क्रिमिनल या फिर आरोपी को पकड़ने के बाद पुलिस जो पकड़ती है उसके 24 घंटे जो बाद है, 24 घंटे से पहले 24 घंटे से पहले जो है मजिस्ट्रेट के सामने क्या प्रेजेंट मतलब प्रकट करना रहता है, नहीं सॉरी क्या बोल सकते हैं इसको, सामने लाना रहता है, मजिस्ट्रेट के पास भिजवाना रहता है, ठीक है। अब अगर कोई आरोपी अगर पकड़ाया है हमारे तेलंगाना जैसी जगह पे और उसे दिल्ली ले जाना है तो वहाँ टाइम लगेगा। लेकिन ये चीज़ क्या किस तरह से काम करती है कि जब अंदर स्टेट के अंदर कोई व्यक्ति पकड़ा है तब वो 24 घंटे वाली टाइमर चालू हो जाता है। बट अगर स्टेट के बाहर कोई पकड़ा है तो स्टेट के बॉर्डर आते तक के वो टाइमर स्टार्ट नहीं होगा, जैसे ही स्टेट के अंदर प्रवेश करेंगे तो टाइमर स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरह से है कुछ। और इसके बारे में ना जानिए तो ठीक है, उतना इतना मैंने बता दिया वही काफ़ी है अनुच्छेद 20 के बारे में। अनुच्छेद 21 के बारे में ले ले तो ये हो है जीने का अधिकार, ठीक है। राइट प्राइवेसी इसी में है, आपको जीने का अधिकार है सम्मान से। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन ये सॉरी ऑप्शन बी अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के खिलाफ जो संरक्षण है उसके मतलब उसके बारे में दिया गया है। ये भी वही कहता है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रवेश करना है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन ये ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बोल रहा है अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 यस मैं क्या बोलते जा रहा हूँ यार, बहुत ही क्वेश्चन नंबर 7 मेरे ध्यान में था तो अनुच्छेद 7 बोल रहा हूँ मैं सॉरी, हाँ सॉरी, क्या है मेरा फर्स्ट टाइम है अर्थ में तो ये अनुच्छेद जो 23 है इसमें मानव की तस्करी और जबरन मजदूरी के बारे में बताया गया है कि ये अपराध है कानूनन, ठीक है। इतना तो आप समझ सकते हो क्योंकि मुझे मालूम है समझदार लोग ही मेरे वीडियो देखते होंगे सॉरी, थैंक यू। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। सिंधु घाटी सभ्यता के छोटे शहरों में कीमती आभूषणों की उपस्थिति किस बात का समर्थन करती है। पहला ऑप्शन है सामाजिक स्तरीकरण का। दूसरा ऑप्शन है पुरोहित राजाओं का शासन था। तीसरा ऑप्शन है केवल कुलीन वर्ग को पहुंच थी। या फिर चौथा ऑप्शन है वस्तुओं तक समान पहुंच थी। तो इसका आंसर जो होगा वो सामाजिक स्तरीकरण, ठीक है। सामाजिक स्तरीकरण था, यानी यहाँ पे भी अमीर गरीब का सिस्टम चल रहा था। जिनके पास ज़्यादा पैसा था जो
ये आभूषण खरीद सकते थे तो उन्होंने खरीदा, जिनके पास नहीं था वो लोग ऐसे ही सीपी वीपी की या फिर कुछ भी धातुओं की, सस्ती धातुओं के आभूषण बना के पहनते थे। ठीक है, तो यहाँ अमीर गरीब का सिस्टम था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज भी हुई थी, तब बहुत सारे घरों में सोने चांदी और जो हमारा क्या होता है, कुछ मतलब एक, हाँ, जो पत्थर, सॉरी, पत्थर जो होते हैं कीमती पत्थर, उनके आभूषण प्राप्त हुए और कुछ घरों में हुए। इसका मतलब ऐसा है कि जो घर अमीर थे या अमीर पैसे ज़्यादा थे जिनके पास, या फिर वो चीज़ अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने लिया। तो यहाँ पे अमीर गरीब का सिस्टम था, सामाजिक स्तरीकरण था। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। ASCII का पूर्ण रूप क्या है? ASCII का पूर्ण रूप है हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो ये है इसका फुल फॉर्म। ये क्या चीज़ है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटर। तो बेसिकली ये जो है, ये जो हमारी इंसानी भाषा है, जैसे कि ABCD 1 2 3, ठीक है, अनाराम आम, तो ये सारी जो भी भाषाएं हैं इनको ये बाइनरी कोड में चेंज करता है। ठीक है, बाइनरी कोड मतलब 0 और 1, ये है कंप्यूटर की भाषा, इस चीज़ में चेंज करता है। और फिर हमको आउटपुट जब देना रहता है तो ये फिर से मतलब वो एनालॉग या फिर कह सकते हैं कि इंसानी भाषा में कन्वर्ट करके हमें डिलीवर करता है। ठीक है, तो ये जो है ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। ये क्या है? ये इंसानी भाषा को बाइनरी कोड्स में हमारा चेंज करता है। ठीक है, कन्वर्ट करता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। मई 2025 के चौथे यूरोप अफ्रीका फोरम कहाँ आयोजित किए गए थे? ठीक है, तो ये जो है मई 2025 में चौथा जो यूरोप अफ्रीका फोरम है। यूरोप अफ्रीका फोरम क्या चीज़ है? तो ये बेसिकली यूरोप और अफ्रीका में जो व्यापार, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और जो आपसी सहयोग जो होते हैं उनको मजबूत या बढ़ावा देने के लिए जो है समिट कराई जाती है या फिर मीटिंग रखाई जाती है, तो वही जो है फोरम यूरोप अफ्रीका फोरम है। ठीक है, तो इसका चौथा जो संस्करण है वो 2025 में मई में हुआ। कहाँ हुआ पूछे तो ये हुआ फ्रांस में। फ्रांस के किस शहर में हुआ? तो ये हुआ मार्सिले में। मार्सिले जो है एक पोर्ट है, बहुत सुंदर पोर्ट है, ऐतिहासिक पोर्ट है, वहाँ पर ये चीज़ हुई। ठीक है, नीस, पेरिस, लियो, ये सारी चीज़ जो है ये यही फ्रांस की है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। 8 मई 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया पहला ASWSWC कौन सा था? तो ये जो है बेसिकली ये एक वॉरशिप वाली है। इसका मैं फुल फॉर्म बताता हूँ, कहाँ है ये देखो, ASWSWC यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट। ठीक है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट। ये जो है ये बेसिकली तटीय दुश्मनी पनडुब्बी जो होती हैं, यानी जो पनडुब्बी जो होती है आपसी किनारों पे या फिर तटों में दुश्मन की, उन्हें जो है खोजता है और उन्हें नष्ट करने का काम करता है। तो ये बोल रहा है कि जो 8 मई 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया पहला ASW कौन सा था? तो वो था हमारा आरनाला। ठीक है, आरनाला जो था, आरलाना INS आरनाला, वो है हमारा पहला ASWSWC। ये जो है भारत में ही डेवलप किया गया है, मेड इन इंडिया है। और ये इसका जो नाम है वो महाराष्ट्र के आरनाला किले के ऊपर से रखा गया है। ठीक है, ये भी बहुत एडवांस टाइप का है, समझ लीजिए। ये कदमत जो है हमारा 2016 में आया था नौसेना में। उसके बाद ये जो कल्तान है, कल्तान 2017 में आया था, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा आधुनिक तकनीकों से भरा हुआ युद्धपोत है। ठीक है,
और ये बहुत खतरनाक भी है। कौन? कल्तान। उसके बाद ये जो कारमोटा जो है ये 2014 में आया था, पहला था ये, ठीक है, पहला युद्धपोत था हमारा नौसेना में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, भारत जापान सेना के बीच आयोजित वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा है? तो जापान और भारत के बीच जो होता है वो होता है धर्म गार्डियन। धर्म गार्डियन जो है वो होता है युद्ध सैन्य अभ्यास, ठीक है, अभ्यास, सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन, भारत और जापान के बीच का। मैत्री की बात करूँ, मैत्री जो है वो थाईलैंड और इंडिया के बीच होने वाला ये सैन्य अभ्यास है। इंद्र की बात करूँ तो इंद्र जो है वो रूस और इंडिया के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है। और जो शक्ति है, शक्ति जो है फ्रांस और जापान के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है। तो ये चीज़ समझ में आ गई सैन्य अभ्यास में क्या क्या होता है। दोनों देशों के सेना आपस में मिलते हैं और ट्रेनिंग, एक टाइप की ट्रेनिंग करते हैं, या फिर आतंकवादियों से किस तरह निपटना है, ये सारी चीज़ें, अपनी तकनीकें, अपनी टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें शो करते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं, समझाते हैं, ठीक है। यही जो होता है सैन्य अभ्यास होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, बॉक्साइट तथा अन्य अयस्कों के संवर्धन में मुख्यतः किस प्रकार का अपक्षय शामिल है? तो बॉक्साइट एवं अन्य अयस्कों के संवर्धन में मुख्यतः किस प्रकार का अपक्षय शामिल होता है? बालकृत अपक्षय, ये क्या होता है पता है आपको? ये बालकृत जो अपक्षय है, ये जैसे कोई चट्टाने हैं उसमें धूप पड़ रही है फिर ठंडा हो रहा है, धूप पड़ रही है फिर ठंडा हो रहा है, वो रात के टाइम ऐसा मान लीजिए आप। तापमान की वजह से जो चट्टानें टूटती है या बिखरती है या उनका अपक्षय होता है, तो वो कहलाता है बालकृत अपक्षय। जैसे कि हम ये जानते हैं कि जो चट्टानें हैं वो अधिक तापमान पे फैलती है, कम तापमान पे सिकुड़ती है, और ये जो क्रिया है बार बार अगर होती है तो वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो टुकड़ों या दरारों या फिर किसी भी चीज़ में बदल जाती है। तो वो जो अपक्षय होता है उसका, तो वो कहलाता है बालकृत अपक्षय। हिमानी अपक्षय, हिमानी अपक्षय जो है ये पहाड़ी, ऐसे बर्फीले पहाड़ियों में होता है जहाँ ग्लेशियर्स होते हैं। तो ग्लेशियर्स क्या है, खिसकते हैं, जिसकी वजह से जो उनके नीचे जो चट्टानें हैं वो आपस में टकराती हैं या किसी खुद भी घिसती हैं, उससे क्या होता है, उनका अपक्षय होता है। तो वो चीज़ जो है वो हिमानी अपक्षय कहलाती है। तो ये इसका आंसर नहीं है, ये इसका आंसर नहीं है, रुको वेट, इसका आंसर है हमारा रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय देखो, रासायनिक अपक्षय क्या होता है, तो किसी मतलब ऐसे नमी वाली जगह, या कि मतलब ऐसा एक तरह से समझ लीजिए बारिश वारिश होती है, तो जब बारिश होती है तो उसमें पानी में बहुत सारी तरह की गैसें घुली होती हैं या हवा में गैसें घुली होती हैं। तो वो जो है चट्टानों से टकराती है और अपने साथ जो है अपने साथ कुछ क्रियाएं करती है, रासायनिक क्रिया, और अपने साथ अपक्षय कर देती है, जिसके बाद कुछ बचता है अवशेष, या फिर जो मेन प्रोडक्ट है जैसे कि बॉक्साइट, ये चीज़ बचती है वहाँ पे और फिर उसे संवर्धित किया जाता है, मतलब वो माइनिंग की जाती है उसकी। तो वो चीज़ है हमारी रासायनिक अपक्षय, ठीक है। बारिश वारिश की वजह से या फिर ऐसी चीज़ों की वजह से जिसमें रासायनिक रूप देखा जाता है, वो होती है रासायनिक अपक्षय। और इसमें जो बॉक्साइट वाक्साइट की बात की गई है, ये संवर्धन के मुख्यतः प्रकार का मुख्यतः मतलब मुख्य प्रकार का अपक्षय है, ठीक है। जैविक अपक्षय जो होता है ये बेसिकली हमारे जीवों या फिर हमारा जो इंसान है या फिर जीव है उनके कारण होता है। बेसिकली आप किसी पत्थर पे बैठ रहे हो, बार बार उसमें बैठ रहे हो, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी जो बम है उससे पत्थर टच हो रहा है, ये चीज़ बार बार हो रही है, तो वहाँ घर्षण हो रहा है। घर्षण की वजह से क्या हो रहा है, मतलब वहाँ की जो ऊपर की जो सतह की जो चट्टानें थी, जो
जो जुड़ी हुई थी वो घिस रही है और वो प्लेन करते जा रही है। इसका मतलब वहाँ की जो चट्टानें थी वो हट गई अब ना, शुरू की जो मतलब लेयर थी वो हट गई आपकी बम की वजह से। तो एक तरह का अपक्षय हुआ ना वो, तो वही अपक्षय है जैविक अपक्षय। ये इंसानों जीवों की वजह से होता है, उसको जैविक अपक्षय बोलते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, आरटीआई अधिनियम नागरिकों को किससे सूचना मांगने का अधिकार देता है? आरटीआई अधिनियम मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक्ट। तो ये जो है किस किससे सूचना मांगने का अधिकार देता है? तो ये क्या गैर सरकारी संगठन से अधिकार सॉरी से मांग सकते हैं सूचना, या निजी कंपनी से मांग सकते हैं, या विदेशी दूतावास से मांग सकते हैं, या सरकारी विभाग से मांग सकते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है सरकारी विभाग से। हम किसी भी चीज़ का हिसाब राइट टू इंफॉर्मेशन में क्या है कि हम जो है कोई योजना अगर आ रही है, कोई चीज़ें अगर आ रही है, उसमें कितना पैसा खर्च हुआ, उसका पूरा काम हुआ या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें हम किससे पूछ सकते हैं? सरकार से पूछ सकते हैं, ना कि किसी निजी कंपनी से। हम हम यहाँ जियो वाले या टाटा रिलायंस वाले के पास जाके ये नहीं कह सकते भाई तुम्हारा टर्नओवर मुझे दिखाओ, मुझे तुम्हारा हिसाब देखना है, ये सारी चीज़ें करना नहीं कर सकते। गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ जो रहते हैं, एनजीओ जो रहते हैं वो होते हैं गैर सरकारी, मतलब इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। इसमें जो ज़मीनें हैं, उनकी जो संपत्ति है, उनमें सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है। उसके बाद विदेशी दूतावास, ये जो है हमारी फॉरेन एम्बेसीज हैं, इनसे भी हम राइट टू इंफॉर्मेशन का जो अधिकार है, ये सूचना मांगने का, ये हम नहीं मांग सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरकारी विभाग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, ई नाम या फिर ENAM का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरक सब्सिडी है, या फसल बीमा है, या न्यूनतम मजदूरी गारंटी है, या कृषि उपज का ऑनलाइन व्यापार? ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल सा है, कृषि उपज का ऑनलाइन व्यापार। ई नाम का ये मैं अगर फुल फॉर्म बताऊं तो ये इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इसका फुल फॉर्म है। और इसका काम क्या है? कृषि उपज का ऑनलाइन व्यापार, यानी कोई किसान जो है इसके ज़रिए भारत के कई जगहों के व्यापारियों से सीधा संपर्क कर सकता है अपनी फसल को बेचने के लिए, ठीक है। उसके बाद है ये ऑप्शंस भी हम देख ही लेते हैं। ये उर्वरक सब्सिडी, इसके बारे में आप जानते हो कि जो सरकार है उर्वरक यानी यूरिया, DAP जो जैसी चीज़ें हैं, उनमें उनको कम रेट पे, उनके कम मतलब कम प्राइस पे किसानों को देने का वादा करती है, ठीक है। इसके बाद है ये फसल बीमा। फसल बीमा में कोई आपदा, बाढ़ वाढ़ की वजह से अगर आपकी फसल ख़राब होती है तो ये सरकार इसका मुआवजा देती है। और ये जो है न्यूनतम मजदूरी गारंटी, ये मनरेगा है एक तरह से, एक तरह से नहीं, ये मनरेगा है। मनरेगा यानी 100 दिन काम करने की गारंटी देती है, 100 दिन के काम की, ठीक है। ये ग्रामीण एरियो में होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, बंगाल सरकार ने कोलकाता इलेक्ट्रॉनिक लाइटिंग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? बंगाल सरकार ने कोलकाता इलेक्ट्रिक लाइटिंग अधिनियम, तो ये जो हुआ था, ये हुआ था 1895, सन 1895 में हुआ था। ये इतिहास का पहला बिजली वितरण और जो प्रशासन रेगुलेटिंग का जो कानून लाया गया था, ये पहली बार लाया गया था 1895 में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, एलोरा का कैलाश मंदिर किस वास्तुकला का उदाहरण है? एलोरा का कैलाश मंदिर जो है इस्लामी वास्तुकला, औपनिवेशिक वास्तुकला, रॉक कट वास्तुकला, या कास्ट वास्तुकला? तो ये जो है रॉक कट वास्तुकला है का उदाहरण है। रॉक कट वास्तुकला क्या होती है कि आपने कोई देखा, ये जो एलोरा का मंदिर है वो किस तरह से बना है, मैं आपको बताता हूँ। एक बड़ा सा चट्टान है, पहाड़ी एरिया में बहुत बड़ी चट्टान है, तो उसको चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काटा गया है, तराशा गया है, और जिससे
एक मंदिर प्राप्त हुआ है उसे ही हम एलोरा का कैलाश मंदिर कहते हैं। तो इसमें जो यहाँ कोई ईंटें वीटें यूज़ नहीं करी गई है, कोई ऐसे पत्थर के ब्लॉक्स लाके यूज़ नहीं किया गया है जिससे मंदिर, यहाँ पे एक बड़ा ही पत्थर है, एक बड़ी चट्टान है, उसे ही तराशा गया है एक मंदिर के रूप में। उसके बाद ये इस्लामी वास्तुकला के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो इस्लामी वास्तुकला में मकबरे में आपने वो देखा होगा मीनार, ये मीनार और भी चीज़ें आपने नोटिस की होगी कि वो इस्लामी वास्तुकला कहलाती है। औपनिवेशिक वास्तुकला जो है ये बाहर से लाई गई चीज़ें हैं, मतलब वास्तुकला है, शैली है। आपने देखा होगा मुंबई का छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनस है वो एक औपनिवेशिक वास्तुकला है। और हमारा गेटवे ऑफ इंडिया राष्ट्रपति भवन दिल्ली का, वो भी औपनिवेशिक वास्तुकला है। काष्ठ वास्तुकला जो होती है, काष्ठ वास्तुकला ये जो है बेसिकली लकड़ी से बनाई गई इमारतें, महल होती हैं या फिर मंदिरें होती हैं, तो लकड़ी से बनाई गई मंदिरें, इमारतों को काष्ठ वास्तुकला कहते हैं। ये जहाँ तक अपने केरला साइड में मिलती है और हिमाचल के कुछ पहाड़ी एरिया में, ठीक है। तो उसके बाद ये मैंने आपको सब बता दिया कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है भारत के निजी क्षेत्र का संगठन कौन सा है। भारत के निजी क्षेत्र है उसका संगठन कौन सा है, ठीक है। ऐसे सॉइल सेल या टिस्को या फिर ONGC या फिर भारतीय रेल। भारतीय रेल इसका ऑप्शन नहीं हो सकता बिकॉज ये निजी नहीं है, ये सरकारी क्षेत्र है, ठीक है। ONGC के बारे में हम जानते हैं, ONGC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ये सरकार के ही अधीन आता है, तो ये भी इसका ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद है शेल। शेल जो है इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये भी जो है सरकार के अधीन आता है, तो ये इसका सही आंसर नहीं हो सकता, बच गया है टिस्को या फिर TISCO। इसका फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन या फिर नहीं कॉरपोरेशन ही, कंपनी, सॉरी कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। तो ये जो है इसे हम टाटा स्टील के नाम से जानते हैं बेसिकली, ये नॉर्मली टाटा स्टील के ही नाम से जाना जाता है। ये स्थापना जो है इसकी 1907 में हुई थी। किसने किया था? जमशेदजी टाटा ने किए थे। तो ये जो क्षेत्र है ये है निजी क्षेत्र, ये टाटा ग्रुप्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये जो है निजी क्षेत्र का संगठन है, ओके। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, औपनिवेशिक आर्थिक हितों की पूर्ति हेतु विकसित परिवहन प्रणाली कौन सी थी। तो औपनिवेशिक आर्थिक हितों की पूर्ति हेतु विकसित परिवहन प्रणाली कौन सी थी पूछा गया है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि बाहर के लोगों ने अपने हितों के लिए कौन से परिवहन प्रणाली को यहाँ पर हमारे देश में इम्प्लांट किया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रेलवे। रेलवे जो है हमारे अंग्रेजों द्वारा लाया गया परिवहन प्रणाली था, जिससे वो अपना माल वाल ढोते थे या फिर एक तरह से अपनी आर्थिक हितों के लिए ये चीज़ इम्प्लांट करी थी हमारे देश में, ठीक है, रेलवे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 20, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरार्ध में मध्य एशिया से भारत आने वाले लोग कौन थे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता से उत्तरार्ध मतलब उत्तर की तरफ मध्य एशिया से आने वाले लोग कौन थे। क्या वो द्रविड़ थे, क्या वो शाक्त थे, क्या वो आर्य थे या मेसोपोटामिया वासी। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आर्य। आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आने वाले, भारत में आने वाले लोग थे। इन्होंने ही क्या लाया था? वैदिक सभ्यता लाया था, ठीक है। और यहाँ बात कर लीजिए, लेते हैं दूसरे ऑप्शंस की। तो दूसरे ऑप्शंस यहाँ देखिए आप, शक जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से वो नहीं रखते, संबंध नहीं रखते, ये बहुत बाद में आए थे हमारे देश में। इन कई राज्यों पे मतलब कई कई क्षेत्रों में राज भी किया था। द्रविड़ की अगर बात करूँ तो ये जो है कहीं से आए नहीं थे, भारत में ही थे हम। ये दक्षिण का जो एरिया है हमारा अभी का साउथ का एरिया, वहाँ के लोग जो हैं वो एक तरह से द्रविड़ कहलाते हैं, क्योंकि बेसिकली ये जो थे ये कहीं से आए नहीं थे, ये यहीं के थे।
भारत की। उसके बाद है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया वासी जो हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता में आए नहीं थे। ये इराक के, मतलब जो अभी इराक का एरिया है वहाँ के लोग थे, और ये सिंधु घाटी सभ्यता से सिर्फ व्यापार वाला काम करते थे। ओके, व्यापारिक संबंध थे इनके, और कुछ नहीं। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य है? तो इसका जो आंसर है वो है धनगरी गजा। वेरी माल, ये है धनगरी गजा। ठीक है। धनगरी गजा जो है महाराष्ट्र का एक पारंपरिक नृत्य है। ये जो हमारे महाराष्ट्र के जो चरवाहे हैं, भेड़ वेड़ चराने वाले, उनके द्वारा ये किया जाता है। ठीक है। छऊ, छऊ जो है आपको पता है उड़ीसा, झारखंड और हमारे पश्चिम बंगाल में किया जाने वाला लोक नृत्य है। और रऊफ जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। वसंत जब आती है या फिर ईद वीद का मौका होता है तब ये किया जाता है। गिद्दा पंजाब। ठीक है। पंजाब में गिद्दा महिलाएं करती है और जो भांगड़ा है वो पुरुष करते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। हमारा 22 कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का संगठन का उल्लेख है? ठीक है। ग्राम पंचायत के संगठन का उल्लेख किस में? तो इसका बहुत सिंपल आंसर है, आप ध्यान रखिएगा। ग्राम पंचायत के संगठन की बात करेगा तो इसका आंसर लगा देना है हमें अनुच्छेद 40। इसी में ग्राम पंचायत के संगठन के की बात की गई है कि राज्य जो है पंचायत के संगठन को गठित करेंगे राज्य, और जो कुछ एरिया है मतलब ग्रामीण एरिया में रूल करने के लिए शक्तियाँ देंगे। ठीक है, आवश्यक शक्तियाँ देंगे। तो ये जो है अनुच्छेद 40 में है। उसके बाद अगर मैं 42 की बात करूँ तो अनुच्छेद 42 में मैटरनिटी रिलीफ के बारे में दिया गया है। जो जब कोई, अगर कोई लेडी है जो कि किसी किसी भी जगह काम करती है, किसी विभाग में काम करती है, तो वहाँ अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो उसे रिलीफ दिया जाता है, छुट्टी दी जाती है। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो वो जो रिलीफ होता है, ये छुट्टी होती है, वही मैटरनिटी रिलीफ कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में कभी बाद में जानेंगे। चौथा, ये अनुच्छेद 44 जो है वो यूसीसी यानी यूनियन सिविल सॉरी सामान्य, ये क्या बोलते हैं यार, मेरे को याद नहीं, क्यों नहीं आ रहा है। नागरिक संहिता न, सामान्य नागरिक संहिता नहीं, संघीय नागरिक संहिता नहीं, नहीं मेरे जुबान पे छोड़ो यार। यूसीसी के बारे में दिया है अनुच्छेद 44 में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर डी, ये सॉरी ऑप्शन नंबर डी, वो है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन में जो अनुसंधान कार्य होते हैं वो उनके बारे में दिया गया है। ठीक है, या उससे संबंधित है कृषि और हमारे पशुपालन से। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। उसके बाद है हमारा पेन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। कोरडावा समुदाय की उम्मथत लोक नृत्य शैली ब्लैंक की लोक नर्तिका द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। तो ये जो कोरडवा समुदाय में जो उम्मत जो लोक नृत्य होता है वो किस क्षेत्र में मतलब किया जाता है, लोक नर्तिका यहाँ तो महिलाएं करती है। तो ये जो है कुर्ग, ऑप्शन ए कहाँ गया, ऑप्शन ए जो है कुर्ग में किया जाता है। ठीक है, ये कर्नाटक का एक क्षेत्र है कुर्ग। वहाँ पे मतलब ये पहाड़ी तरह एरिया क्षेत्र है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, हिल स्टेशन है एक तरह का। भारत का स्विट्ज़रलैंड कह सकते हैं उन्हें। तो वहाँ की जो लेडीज़ हैं वो ये डांस परफॉर्म करते हैं। उसके बाद अगर ये दूसरे ऑप्शंस को देख लिया जाए, कनारा, हावेरी और मैसूर, तो ये जो मैसूर है, ये आपने मैसूर पाक सुना होगा। ये जो मतलब कर्नाटक के उत्तर मध्य भाग में स्थित है। आपने मैसूर पाक के बारे में सुना होगा, बहुत फेमस मिठाई है, सिल्क की साड़ियाँ मिलती हैं यहाँ पर। ठीक है, और क्या है,
और पता नहीं यार, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। और कनारा जो है या कैनरा, ये बेसिकली जो कर्नाटक का तटीय भाग है वहाँ की वहाँ का एरिया है। और हवेली, हवेली में मुख्य 3 ज़िले कुछ आते हैं, उडुपी और क्या था, मुझे हार्ड वाला नाम याद है, सरल वाले नाम याद नहीं आ रहे। द्रविड़ था या शायद ऐसा कुछ था, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इसका आंसर जो है वो कुरे है, ये ध्यान रख लीजिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, गुरु केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक थे? तो ये जो थे हम सब जानते हैं, गुरु केलु चरण महापात्र जो है ओडिसी के प्रतिपादक थे। ठीक है। कथक कहाँ का है? मध्य प्रदेश का या उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग का। कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ये आप बताइए कहाँ के हैं। ठीक है, कमेंट में मैं देखना चाहूँगा कि अगर कोई कमेंट करने के इच्छुक हैं तो इन इन दोनों के मुझे आप नाम मतलब कहाँ पर ये किए जाते हैं ये बता दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन। बास्केटबॉल के खेल में यदि खिलाड़ी को थ्रोइंग के दौरान फाउल किया जाता है और शॉट सफल होता है तो उसे कितने फ्री थ्रो दिए जाते हैं? तो यहाँ पे क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि बास्केटबॉल के टाइम जब कोई ए टीम का प्लेयर थ्रोइंग कर रहा है, मतलब बास्केट में बॉल डालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और टीम बी का जो मेंबर है, प्लेयर है, वो उसे गलत तरीके से रोकता है, तो क्या रेफरी उसे फाउल दे देता है। लेकिन अगर वो शॉट सफल हो जाता है, रॉड मतलब वो चले जाता है बॉल बास्केट के अंदर, तो उसके तो पॉइंट मिलेंगे उनको 2 या 3 पॉइंट, ठीक है, बट उन्हें एक और मौका मिलता है। तो जो दूसरा मौका जो है उसे बोलते हैं एंड, क्या बोलते हैं, एंड एंड वन बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो एंड वन है, ये जो है ये एक मौका रहता है। कहाँ आ गया मेरा कर्सर? ये एक, ठीक है। कितने फ्री थ्रो दिए जाते हैं? एक फ्री थ्रो दिए जाते हैं। इसमें पड़ गई तो पॉइंट मिलेंगे, नहीं पड़ी तो फिर नहीं मिलते। बट ये जो थ्रोइंग के दौरान अगर शॉट सफल होता है तो उसके पॉइंट जुड़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अब में भी आप समझ गए होंगे, मैं थोड़ा कच्चा हूँ इस चीज़ में, बट ट्राई कर रहा हूँ मैं, और आगे और भी कंफर्टेबल होऊंगा और मज़ा आएगा। बेसिकली क्या है कि मेरा ये कोई काम नहीं है, मैं कोई टीचर वीचर नहीं हूँ। मैं बेसिकली अपनी तैयारी के साथ साथ मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं ये बना के अब उसे फिर से रिवाइज़ करूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। तो वो कहते हैं ना, एक तीर से 2 निशाने मारना, मैं वैसा ही कर रहा हूँ। फर्स्ट पहले तो मैं क्वेश्चन तैयार करता हूँ, उसके बाद उनकी डिटेल में इंक्वायरी का मतलब जानकारी निकालता हूँ कि क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, और आपको समझाने के लिए किस तरह से मुझे बोलना है, किस तरह से बातें करनी है, ये चीज़ सोचता हूँ। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं मेरी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी हो रही है और मेरी जो नॉलेज है वो भी बढ़ रही है। तीसरा कि मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, अगर इसमें कुछ व्यूज़ आ रहे हैं या फिर आगे किसी को, या फिर मेरे मेरे बात करने का तरीका या फिर मेरी चीज़ें किसी को पसंद आ रही है, वो मुझे देख रहा है, तो इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। एंड अगर व्यूज़ अच्छे आएंगे तो फिर इससे इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी। सिंपल है कि नहीं? तो ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ। सो आप सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बने रहिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और मैं अगली बार से ट्राई करूँगा थोड़े फ़नी वे में बोलूँ या फिर नॉर्मल वे में बोलूँ। ये एक तरह का मेरे साथ, मेरे ख्याल से ये रिफ्रेशमेंट वीडियो रहना चाहिए कि जैसे आप अगर पढ़ाई करके बहुत थक गए हो तो मैं लास्ट में मतलब बोरिंग टाइम में भी आप क्या करना चाहोगे कि पढ़ना चाहोगे, तो ये वीडियो आपके काम के लिए रहेगा। ठीक है। इस तरह का कुछ वीडियो कंटेंट बनाऊँ, मैं ये चीज़ सोचूंगा। और थैंक यू फॉर
यहाँ तक के देखने के लिए। ठीक है, अब मैं बिल्कुल बंद कर रहा हूँ। थैंक यू।